इंतखाबात 2024 बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट जो बल्ले के निशान के अलावा पीटीआई को बहुत सारी शिकायतें और शिकायतों में सबसे इम्पोर्टेंट जो दरपेश जो मसाइल का सामना है उसमें केसेस हैं। इंतखाबात जिस तरह से हो रहे हैं उसमें पीटीआई की शिकायत अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा जिस पार्टी को ग्रीन चिट देने की बात हो रही थी उसी पार्टी के लीडर को 62(1)(f का सामना है। हमने प्रोग्राम में कल भी इस बात को तफसील से डिस्कस किया था और आज इस हवाले से एक अहम समाअत हुई और समाअत में जो कमेंट पास किए गए वो एक तारीखी नौयत के कमेंट हैं। काजी फाइज ईसा साहब जब भी बात करते हैं बड़ी डंके की चोट पे करते हैं और वो बात जो वाकई एक लॉजिकल लगती है, उनके अल्फाज को अगर पढ़ के सुना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। काजी फाइज ईसा ने आज जो रिमार्क्स दिए उसमें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 61(f) के तहत जो बात की गई है उसमें एक सवाल जो उठाया गया कि 5 जेंटलमैन की दानिश 326 पार्लियामेंटेरियंस की कानून साजी ख़त्म कर सकती है। यहाँ तो आइन में तरमीम भी गन पॉइंट पे होती है। मुंतखब नुमाइंदों की बनाई गई कानून साजी को हकारत से नहीं देखा जा सकता। एक बार क्वालिफाई ना करने वाले को अगले इंतखाबात में कैसे रोका जा सकता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर बार बार बात हो रही है कि आमिर के बनाए हुए कानून को, क्या आमिर का बनाया हुआ कानून सियासतदानों पर जब लागू होता है तो क्या फिर किसी आमिर पर भी लागू होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम शायद सवालात उठाते नहीं हैं। हम बहुत दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि हम अगर अपनी तारीख से नहीं सीखेंगे और उन गलतियों को ठीक नहीं करेंगे, जो गलतियाँ माजी में हो गई हैं, तो उसकी हमें आगे उसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। इन तमाम चीज़ों में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उठता है वो चाहे पीटीआई के हवाले से हो या मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये सवाल उठना कि उनके कायद को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है, इन दोनों बातों में इसलिए एक सहाफ़ी के हैसियत से मुझे कोई हकीकत नहीं नज़र आती कि पीटीआई के बल्ले के निशान के हवाले से अगर बात करूँ तो पीटीआई ने जो कुछ किया है इस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, ही बनी है कि उनके पास अपनी पार्टी के लोगों के कागजात नामजदगी भी जो है गोशवारे तक जमा नहीं थे और एक बोगस इलेक्शन करवाया, तो फिर उनके पास कोई और चारा नहीं बचता था कि उनके इंतखाबात को बोगस करार दिया जाता और उसको कालदम करार दिया जाता। बहरहाल आगे भी उनके पास अभी 9 तारीख का भी वक्त है और सुप्रीम कोर्ट जाने का भी वक्त है। हम तो यही कह सकते हैं कि किसी भी पार्टी के साथ गलत ना हो और इंतखाबात से कम इतनी जब कम वक्त रह गया है तो उस वक्त किसी भी पार्टी से उसका निशान ले लेना कोई अच्छी बात नहीं होगी। बहरहाल इसका जो भी पीटीआई ने जो कुछ हुआ, जो कुछ अगर गलती हो भी गई है तो इसको इम्तहानात के इंतखाबात के बाद ही अगर सुलझाया जाए इस गुत्थी को तो बेहतर है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब वाला केस 62(1)(f ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब बल्कि और बहुत से लीडरान ऐसे हैं जिनको इस केस के हवाले से फ़ायदा भी पहुँचेगा और आगे भी जो आगे वाले सियासतदान हैं, जो आने वाले सियासतदान है, उनको भी फ़ायदा पहुंचने वाला है। लेकिन अगर इसकी पूरी नौयत को देखा जाए तो ये कहना कि फ़ायदा पहुंचेगा वाला लफ्ज़ सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए है तो ऐसा नहीं है। अगर इसकी कानूनी हैसियत को देखा जाए और जिस तरह से भी काजी फाइज ईसा साहब ने जो रिमार्क्स पास किए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि बड़ी लॉजिकल सी बात है कि अगर कोई शख्स की नाअहली है तो उसकी इंटरप्रिटेशन को किस तरह से करना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर ख्वाजा नवीद साहब, आप माहिर कानून है, उनके साथ मुझे ज्वाइन करेंगे नुसरत मिर्ज़ा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुबश्शिर मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, राना गुलजार ताज साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, सलीम सजवानी साहब, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मैं अपने तमाम दोस्तों को, मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और सबसे पहले मैं चलती हूँ राना गुलजार ताज साहब की तरफ। राना गुलजार ताज साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। क्या समझते हैं राना गुलजार ताज साहब, इस वक्त 62(1)(f की समाअत आज हुई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम रिमार्क्स सामने आए हैं, किस तरह से लेते हैं इस मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका आपके चैनल का। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि हर पार्टी जो है, जो भी समाअत हुई है, मैंने तो फिर उसको सुना नहीं है मैं आपसे, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था, बिजी था, तो मैंने तो सुना नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चीफ साहब ने जो भी समाअत की है तो उस समाअत को मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक बराबर हैं और सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी कम से कम ये नहीं चाहती कि किसी के साथ भी इंतकाम हो, इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। 9 मई का एक अपना अलग चैप्टर है, वो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सियासी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और जमहूरियत पर यकीन रखती है। तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ भी ऐसे कोई जमहूरी कदगन लगे जिससे
जिससे कि कल को एक सवाल या निशान उठेगा कि जी देखें हमें रोक दिया गया था और हमारे साथ ये हुआ था, हमारे साथ ये हुआ था, और फिर आगे जाके मुश्किलात खड़ी होंगी इलेक्शन के बाद भी। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन पीसफुल तरीके से होने चाहिए और इसमें किसी पर भी सियासी कदगन नहीं होना चाहिए, और इसको जितनी पीसफुल हम कर सकते हैं उतनी ही पीसफुल तरीके से ये इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम नहीं है, पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम है, और ये उसी वक्त इस्तेहकाम आ सकेगा कि जब जमहूरी अमल मुकम्मल होकर और एक जमहूरी हुकूमत कायम हो जाएगी और जमहूरियत की पटरी पर पाकिस्तान चलेगा। अभी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है पाकिस्तान, बदअमनी है, आप देख रहे हैं हर आदमी किस कैफियत का शिकार है, बड़ा मुश्किलात में है। तो इस चीज़ को मैं ये समझता हूँ बिल्कुल जज साहब के अपने फैसले हैं, सर आँखों पे हैं, हम उनके फैसलों को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन अभी तो समाअत हो रही है, बहरहाल आगे इसका क्या फैसला होना है, और ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि इस वक्त फैसला क्या होने जा रहा है। 62(1)(f) या 62(1)(f) के साथ 63 को भी मिलाया जाएगा कि नहीं मिलाया जाएगा, अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगी। ये अभी सवालिया निशान है जो आगे चल के इसका जवाब हमें बड़ी तफसील से मिलने वाला है। आगे चलते हैं जनाब, प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं सलीम सजवानी साहब को। आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। सलीम सजवानी साहब, एक तरफ आपकी पार्टी का ये इल्ज़ाम है कि किसी को ग्रीन चिट दे दी गई है या ख़ास तौर पे उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया जा रहा है। ये बातें अपनी जगह हैं, लेकिन 62(1)(f) के बारे में आपका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जबकि अगर ये एक सियासतदान के ऊपर एक फ़ैसला आता है तो सिर्फ उस सियासतदान तक तो महदूद नहीं रहेगा, यकीनन आपके लीडर पे भी इसी फैसले को लागू किया जाएगा। क्या समझते हैं इस वक्त? देखें, बड़े अफसोस की बात है कि आप कहते हैं कि हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फीलिंग। आपको क्या नजर नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है पीटीआई के साथ में? किस तरीके से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, किस तरीके से सर ये ना ये बहस जो है ना बहुत लंबी बहस है। मैं इस पर जवाब देना इसलिए ज़रूरी समझती हूँ इस वक्त कि आपने कहा, आप कह रहे हैं कि आप बड़े अफसोस की बात है। मैं अफसोस वाली बात नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं और मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे हैं जो मैं देख रही हूँ। मैं एवरीबडी नो दैट कि मैं प्रोग्राम में बाइस्ड कभी भी नहीं होती, ना मेरे चैनल बाइस्ड होता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीटीआई से अपने तौर से भी गलत हुई होंगी। सिर्फ आपका इल्ज़ाम नहीं है, ये तमाम लोगों का इल्ज़ाम है। और ये जुमला आपका कहना कि बड़े अफसोस की बात है कि आप ये सोचती हैं, तो ये सर ये अफसोस की बात सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये अफसोस की बात तमाम लोगों के लिए है कि जो कुछ हुआ है उस तरह से चीजें नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि चीजों को बेहतर तरीके से लेके चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत ये कि हम ये कहें कि अफसोस की बात है कि जनाब आप चीजों को इस तरह से देखें। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। कैसे होगा? ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। सलीम सजवानी साहब से बात हो रही थी 62(1)(f) के बारे में कि 62(1)(f) से अगर एक सियासतदान को रिलीफ मिलता है तो और कितने सियासतदानों को भी रिलीफ मिलेगा, और आया ये बात किस हद तक लॉजिकल भी लगती है कि क्या 5 जजेस के फैसले पूरी काबीना पे भारी पड़ सकते हैं? चूँकि पहले इंटरप्रिटेशन नहीं हुई थी और पीटीआई के जो साबिक चेयरमैन हैं उनके हवाले से अभी उन पे जो सज़ा थी तोशाखाना के हवाले से वो काल अदम हो गई थी, यानी कि उनकी नाअहली अभी भी मुकम्मल तौर पर नाअहली नहीं है, जबकि नवाज शरीफ साहब की नाअहली हो चुकी थी। और अगर पार्लियामेंट ने ये फैसला किया इलेक्शन कमीशन लॉ के तहत कि इस वक्त जो 5 साल की मुद्दत है वो चूँकि पूरी हो चुकी है, तो उसके हवाले से बात होनी चाहिए। तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं। सलीम सजवानी साहब, किस तरह देखते हैं इस मामले को? देखिए, नवाज शरीफ साहब, मैं अपनी जाती राय बता रहा हूं। जी, मैं कहूँगा इनको आवाम की अदालत में आना जाने देना चाहिए और सबको आने देना चाहिए आवाम की अदालत में। मगर साथ ही साथ जो उन लोगों ने इलेक्शन में गांधी के मंसूबे बना रखे हैं, जो जिस तरीके से इन्होंने फेयर इलेक्शन के सबोताज करने के प्लानिंग की हुई है, जिस तरह ईवीएम इन्होंने मशीन हटाई, जिस तरीके से कागजात नामजदगी के मामला में किया इन्होंने, तो ये चीजें भी खत्म होनी चाहिए। और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो जुडिशरी की अंडर गाइडेंस में होना चाहिए और पाकिस्तान की तारीख का एक मिसाली इलेक्शन होना चाहिए जो नजर आए, जिसमें जो सादिक है। सादिक तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे पूरे मुल्क के अंदर मैं नहीं कह सकता हूँ कि कोई एक भी फर्द आपको सादिक मिल सकता है। बाकी अमीन आपको अल्लाह की रहमत से हमारे मुल्क के अंदर में बहुत मिलेंगे। सादिक शायद कोई होंगे चंद जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, मगर अमीन हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह की रहमत से बहुत है। और जो है वो इस मामला को आगे बढ़ना चाहिए। और टाइम जो वेस्ट हो रहा है कौम का और लाकानूनियत जो मुल्क के अंदर में फैली हुई है, जिसकी तरफ काजी फाइज साहब की नज़र नहीं जा रही है, जिस तरीके से जमशेद दस्ती साहब के घर में जो खवातीन के साथ सलूक किया गया,
ये सुलूक कोई जेब नहीं देता। इसके अलावा दीगर कई ऐसे मामला हैं जिनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इमरान रियाज का मामला तो शोएब शाहीन साहब ने इनको इंडिकेट भी किया, तो उन्होंने उस पर भी उनको कॉल करने से इनकार कर दिया। तो ये लाकानूनियत और मलूकियत के जो वाक़यात हो रहे हैं मुल्क को, जो यही लाकानूनियत और मलूकियत जो है वो मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है। आप क्या समझते हैं कि हम अभी भुट्टो साहब का केस को वापस से सुना जाएगा? उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि 2018 के केसेस जो थे, जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बने थे, उनमें भी झोल नज़र आ रहा है और उसके बाद उसको भी ठीक किया जा रहा है। इसी तरह से आप क्या समझते हैं कि आपके जो साबिक चेयरमैन हैं, आपके जो बानी हैं पीटीआई के, उनके खिलाफ भी कुछ ऐसे केसेस हैं जो आप समझते हैं कि आगे चल के इनको पता चलेगा कि ये उस पर वापस से बात होनी चाहिए? और अभी क्यों हम इस वक्त ही चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं दे सकते जब हम देख रहे हैं कि माजी के केसेस को फिर से खोला जा रहा है इस वक्त? देखिए, माजी के केसेस के ऊपर जो है ना अवाम ने फैसला दे चुकी थी। अवाम ने भुट्टो साहब के हक में फैसला दिया था और आज तक अवाम जो है वो भुट्टो साहब के साथ है। अब ये अलग बात है कि पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के साथ नहीं है, मगर अवाम के दिल आज भी जो भुट्टो साहब को जानते हैं उनके सर, साथ। आप ये कैसे कह सकते हैं? खान साहब ने भी इस चीज को एतराफ किया कि जो आजाद खारजा पॉलिसी जो भुट्टो साहब की थी वो एक दिलेराना पॉलिसी थी, और जिसके बाद जो है ना खान साहब ने ये पॉलिसी इख्तियार की और जिसके नतीजे आपके सामने कि वो आज जेल में। लेकिन सर, आपने कहा कि अवाम भुट्टो साहब के साथ थी, तो अवाम के साथ होने का उस वक्त तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अगर अभी से कहा जाता है कि पीटीआई जो है वो सर मेरी बात को मुकम्मल होने दें। जब आप कहते हैं कि पीटीआई मकबूल तरीन जमात है, हमें भी नजर आ रहा है फील्ड में कि, लेकिन उन तमाम चीज़ों का अगर उस वक्त भी भुट्टो साहब के साथ अवाम थी तो फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ। आज भुट्टो साहब जो है कम उम्री में, इतनी उम्र नहीं थी उनकी कि मनो मट्टी तले वो इस वक्त दफन हैं, और अभी हम ये देखें तो केस की फिर से समाअत होगी। वक्त तो गुजर जाता है, चीज़ें अपनी तौर पर एक हैयत इख्तियार कर जाती है। वेस्टेज ऑफ टाइम में अवाम को पूरी जुडिशरी भी जो है इस बात को तस्लीम कर चुकी कि जुडिशियल मर्डर था ये, तो अब इसको वेस्टेज ऑफ टाइम, इस वक्त जो मलूकियत फैली हुई है सबसे अहम तवज्जो देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से लोगों के घरों की इज्जत पामाल की जा रही है, जिस तरीके से लोगों के घरों में घुसा जा रहा है, जिस तरह से खवातीन की बेहुरमती की जा रही है, किसी भी तौर पर ज़ेब नहीं देता कि कोई मुसलमान या हमारा दीन में कोई इसी शिक हो कि हम इन हालात में ये चीजें कर सकते हैं। ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है कि हम किसी की घर की बेहुरमती कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। गरीब के झोंपड़े की भी वही इज्जत है जो आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर और सदर मुमलिकत के घर की इज्जत है। तमाम की इज्जत सांझी है। यही हमारा दीन है, यही हमारा मजहब है। बिल्कुल ऐसा ही है कि कहीं पे भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको कानून के दायरे में लाके बात होना ज़रूरी है। जैसे कि इस वक्त अडियाला जेल में भी कानून की समाअत भी हो रही है, समाअतें भी हो रही हैं केसेस की, और खासतौर पर इलेक्शन कमीशन, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस जो था उसकी भी समाअत हुई, और दोनों फरीक को, फवाद चौधरी साहब को भी और साबिक चेयरमैन पीटीआई को भी बुला के उनको पूरी फर्द जुर्म के हवाले बताई गई उनको। क्योंकि फर्द जुर्म का तरीका ये होता है कि बताया जाता है कि आपके ऊपर क्या जराइम, आपके ऊपर ये है सज़ा लगाई जा रही है, ये इल्ज़ामात हैं, क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। ये तमाम सिलसिला आज भी हमने अडियाला जेल में देखा है। आगे चलते जनाब, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर ख्वाजा नवीद साहब। आप माहिर कानून है सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, क्या समझते हैं इस वक्त 62(1)(f) भी सामने आया, और जाहिर सी बात है मैं तो कम से कम कानून के हवाले से बहुत बेहतर तरीके से नहीं जानती, आप बेहतर समझते हैं। सबसे पहले जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया काजी फाइज ईसा की तरफ से, और ये कहा गया कि क्या 5 जेंटलमैन की दानिश 326 पार्लियामेंटेरियंस की कानून साजी ख़त्म कर सकती है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट जुमला था उनका वो ये था कि आमिर ने सियासतदानों को नाअहल करने का कानून बनाया। क्या किसी आमिर पर नाअहली का कानून लागू होता है? कानूनी माहिर के तौर पे किस तरह से देखते हैं इस केस को? देखिए, ये बात ये है कि ये कानून जो है इन्होंने बनाया है, पार्लियामेंटेरियंस ने उसको पास किया है। फिर 18th अमेंडमेंट के बाद भी जब इन्होंने सारी उसका रिव्यू किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको किसी ने चेंज नहीं किया, बल्कि वो बताते हैं उस जमाने में कि नवाज शरीफ से बहुत कहा गया था कि आप कंसेंट दे दें तो ये 62 और 63 जो है ख़त्म कर दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कंसेंट नहीं दिया था तो ये ख़त्म नहीं हुआ, वरना ये ख़त्म हो जाता, और ये होता ही नहीं सिरे से। अच्छा, अब ये जो इन्होंने जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने सिंगल मेजॉरिटी से आईनी शिकों को तब्दील करने की कोशिश की है। अब ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन मेरी राय में जो सिंगल मेजॉरिटी होती है वो आईनी शिक को अमेंड नहीं कर सकती, न तब्दील कर सकती है। अगर कोई नया कानून बनाना चाहे तो वो बना लें, लेकिन अगर वो कानून
किसी कानून के साथ मुतसादम ना हो तो वो भी नहीं बन सकता। तो इसमें जो अब ठीक है जनाब, मेरा ख्याल है कि राब्ता मुनक़ता हो चुका है। ठीक है जनाब, राब्ता मुनक़ता हो गया। जैसे बात होती है ज़रूरी है इस वक्त कि हम कानूनी माहिर से ही बात करें और उसको आखिर तक लेके जाएं। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ख्वाजा नवीद साहब ने कही वो ये थी, जिस पे मैं हमेशा बात करती हूँ कि जिसके दौर में जो कानून होता है और उसको ये पता होता है कि ये चीज़ गलत हुई है, लेकिन वो उस वक्त उस पर बात नहीं करता है कि जब करनी चाहिए, जब पावर पे होते हैं, जब आप पार्लियामेंट में ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, उस वक्त आप इन कवानीन पे बात नहीं करते हैं। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बात की और अच्छे तौर पे निशानदेही की कि पहले भी इस पे तवज्जो दिलाई गई थी 62 और 63 पे कि इस पे बात की जाए, ख़त्म किया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ख़ुद ही उनको ये बात भुगतनी पड़ी। और आगे भी इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी जो बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त PTI पे ही जोर शायद चला था और PTI पे बात की गई। PTI इस वक्त में थी कि वो बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं दे सकती थी, जिस तरह से उनके कारकुनों की पकड़ दकड़ हो रही थी और जिस तरह से उनके कारकुन, बहुत सारे सफ़े अव्वल के लोग जो हैं वो उनका साथ भी छोड़ चुके थे। इन हालात में इंटर पार्टी इलेक्शन करना उनके लिए मुश्किल था और वही शायद उनको भुगतना पड़ा। आगे चलते हैं जनाब, आपकी तरफ चलेंगे राना गुलजार ताज साहब। राना गुलजार ताज साहब, 2002 में आपका भी निशान लिया गया था, लेकिन वो इतना बुरा वक्त इसलिए आप पे हम नहीं कह सकते। ठीक है, एक आजमाइश होती है पार्टी पे। इतनी जल्दी इलेक्शन से पहले होना PTI के साथ, किस तरह से देखते हैं किसी पार्टी से उसका निशान ले लेना? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो इससे भी बुरा वक्त आया था। वो यूं कि जब हमारा तलवार निशान था तो हमें तो आज तक वो निशान ही नहीं मिला। इनको तो कोर्ट में गए, मिल भी गया, हम तो निशान ही वो तलवार नहीं मिला और इससे भी बुरे हालात थे। बहरहाल हम फिर भी एक सियासी लोग हैं, जमहूरी लोग हैं। हम ये कहते हैं कि सियासी तरीके से इस मसाइल को हल करना चाहिए, जमहूरी तरीके से हल करना चाहिए। 9 मई एक अलग मैटर है। वो जो केस है हम उसमें कोई भी कमेंट्स इसलिए नहीं करना चाहते कि वो गलत था और वो काबिल मजम्मत था और उसके खिलाफ कानून के तरीके से सबके साथ जो भी सलूक है होना चाहिए। ताज़ारात पाकिस्तान के कानून मौजूद है, लेकिन सियासी जमातों को पे कदगन लगाना हम ये समझते हैं कि नहीं, बिल्कुल सियासी तरीके से, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सियासी तरीके से सबको इलेक्शन लड़ने का हक है, क्योंकि कल जब इलेक्शन गुजर जाएंगे तो फिर जो इलेक्शन में रहेगा वो यही रोना रोएगा कि जी हमारे ऊपर तो कदगन लगा दिया गया था, हम तो इलेक्शन लड़ते, हम जीत जाते, हम ये हो जाता, तो फिर वो पूरा एक एजिटेशन का सिस्टम शुरू हो जाएगा। मैं आगे जाऊं अपने दोस्त की तरफ। एक जो सवाल यहाँ पे बनता है, सजवानी साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि ये पार्टी जो है पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब की पार्टी नहीं रही है, क्या कमेंट करेंगे? देखिए जी, बात ये है कि भुट्टो साहब की पार्टी है, सचिवानी साहब जो भी कह सकते हैं, बादशाह आदमी है और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो बानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और जितने कारकुन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सब उसके अफकार हैं, उनके फलसफे पे अमल कर रहे हैं। और बीबी साहिबा भी उनकी कारकुन थी, नुसरत भुट्टो साहिबा भी उनकी कारकुन थी, और आसिफ अली जरदारी साहब भी पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी भी कारकुन हैं। और ठीक है, पार्टी ने उनको चेयरमैन बनाया। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन थे, हैं, रहेंगे, और वो इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला आप मुझे बस इतना जुमले का जवाब दें कि आप अब भी उसी पार्टी के मंशूर को लेके चल रहे हैं? बिल्कुल जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है, मैनिफेस्टो है, और उसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, 73 का आइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब जो इख्तिदार में आए उसको बहाल किया, और 18वीं तरमीम भी उसी की एक कड़ी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपने मंशूर पर चल रही है, आगे बढ़ रही है, क्योंकि हम कभी भी महाजराई की सियासत पसंद नहीं करते। रिकंसिलेशन की सियासत होनी चाहिए मुल्क में। मुल्क बड़ी गमगीर सूरत हाल से गुजर रहा है। मैं तमाम पोलिटिकल जमात के कारकुनों से और लीडरान इकराम से कहता हूं कि लड़ाई की तरफ मत जाएं, पाकिस्तान की तरक्की की तरफ जाएं, तामीर की तरफ जाएं। आप अपने गुफ्तगू से और बयानों से इस तरह बरतें कि जिससे रियासत को नुकसान हो, जिसमें बाहर बैठे लोग हंसे, मुल्क में लोग हंसे, क्योंकि इलेक्शन की तरफ जाएं, अवाम को मोबिलाइज करें। सर, इलेक्शन की तरफ तो उस वक्त जाया जाएगा जब वो पार्टी जो कि 2018 में इख्तियार में थी उसको भी यकसा मौके दिए जाएंगे। और अगर उसकी पार्टी के निशान के हवाले से बात की जाए तो दो इसमें सूरत हाल है, जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि पार्टी के इलेक्शंस में कुछ खामियां मौजूद हैं जिसकी वजह से ये गलती हुई है पार्टी से किसी तरह से, जिसकी वजह से आज इलेक्शन कमीशन ही कर रहा है। दूसरी तरफ मामला जो है ये भी सामने आता
लगता है कि इतनी जल्दी किसी भी पार्टी से, वो भी वो पार्टी जो कि मकबूल तरीन पार्टी रही हो, इक़्तिदार में रही हो, और इलेक्शन से इतने पहले करना कहाँ की नाइंसाफ़ी होगी। बहरहाल ये अब अदालत फैसला करेगी कि क्या होना है। इस हवाले से चलते सजवानी साहब की तरफ। सलीम सजवानी साहब, क्या समझते हैं आप, ये जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ, पहले तो आपको अचानक से इंटर पार्टी इलेक्शन के बारे में कह दिया गया, आइन की शिक है, आइन ने कहा है कि इंटर पार्टी इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन शायद इलेक्शन कमीशन को आपकी पार्टी के मामले में ही इंटर पार्टी इलेक्शन याद आए थे। 60 दिन इन्होंने फैसला महफूज रखा और 20 दिन में इंटर पार्टी इलेक्शन कराने का कहा। पीटीआई के अलावा आप कोई भी एक सीसीटीवी फुटेज लाके दिखा दें कि फला पार्टी ने इससे बेहतर तरीके पर इलेक्शन करवाए हैं, आपको एक भी नहीं मिलेगी। ठीक है, एक आप नहीं ला सकते सिंगल सीसीटीवी फुटेज या सिर्फ फोटोग्राफ के जिससे आप साबित कर सकें कि ये इन्होंने बेहतर तौर पे, सिर्फ एक वाहिद पीटीआई है जिससे कहा गया और उसने दोबारा करवाए इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जिससे साफ साबित हो रहा है कि जो है ना इलेक्शन कमीशन यकतरफा और जानिबदार है। और मैं भाई की मालूमात में एक इजाफा कर दूँ, इस वक्त 2 पीपल्स पार्टियां हैं। एक पीपीपी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके सरबराह बिलावल भुट्टो है, उनके पास तलवार का निशान मौजूद है, और दूसरे पीपीपी पार्लियामेंटेरियन है जिसके सरबराह आसिफ अली जरदारी साहब है। अब ये 2 पार्टियों में से जो है वो क्या इख्तलाफात हैं वो भी सामने कुछ आते रहते हैं, और इस पर हम तफसील से नहीं जाते, ये इनका इंटरनल मामला है। मगर जो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन यकतरफा तौर पर जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, इसके ऊपर देख लें, चीफ जस्टिस साहब को एक्शन लेना चाहिए और बल्ले के निशान को बहाल करना चाहिए। यहाँ तो बल्ले का निशान पीटीआई को वापस करें, यहाँ तो साबित करें कि फला पार्टियों के जो है ना ये इलेक्शन देख लें आपसे बेहतर हुए हैं, मगर ये साबित नहीं कर सकते। ये तो इस वक्त बहरहाल ये बहुत ट्रू कमेंट है कि अगर कोई ये साबित कर दे कि अगर कोई दूसरी पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से कैसी है और किस तरह से काम कर रही है, मेरा ख्याल है कि सिर्फ जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान में ऐसी जमात है जिसपे इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से बड़ी साफ और शफाफ चीज़ें आती हैं, लेकिन इस वक्त इंटर पार्टी इलेक्शन का मौजू उठाना ही एक मसला था, इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था, जबकि आपको पता है कि एक पार्टी पे पूरा वक्त आया है। बहरहाल आगे चलते हैं, मेरे साथ मौजूद है मुबशिर मीर साहब, आप सीनियर साहब ही हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुबशिर मीर साहब, 62(1)(f) समाअत हुई है और समाअत में जो अहम बातें सामने आई हैं, किस तरह से देखते हैं इस मामले को? मैं तो थोड़ा सा ही मैंने सुना है चीफ जस्टिस साहब को 2 दिन से लाइव समाअत का उनको जो है वो एक पता नहीं क्या शौक है उनको, कि मेरा ख्याल है कि एक चीज तो मुझे ये समझ आई कि वैसे तो उन्होंने कहा कि मुझे मीडिया देखने का शौक नहीं है, लेकिन मीडिया पे आने का तो शौक नजर आ गया। लेकिन एक चीज है कि बहुत सी चीजें होती हैं जो अदालत के अंदर, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि इससे और भी एक फायदा हुआ है कि बहुत से वकीला के चेहरे, सर मैं आप उस पर कमेंट कीजिएगा। एक बात जो मुझे कल नजर आ रही थी, एतजाज एहसन साहब के चेहरे के उतार चढ़ाव, खोसा साहब के चेहरे के उतार चढ़ाव, वो जो मीडिया में कैमरे के सामने होते हैं उस वक्त एक अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पे जब ओपन कार्रवाई हो रही थी तो उनके एक्सप्रेशंस बहुत मुख्तलिफ थे, तो ये भी तो हमने देखा। ये आपने देखा, लेकिन मैं तो ज्यादा जजेस को देखता रहा और उनका अंदाज़े गुफ्तगू और किस तरह वो टॉन्ट भी करते हैं माशाल्लाह, और बहुत सी चीजें जो आवाम की नजर से ओझल थी वो सामने आ गई कि भाई एक अगर किसी की हमायत की जाती है तो कैसे की जाती है। तो मुझे तो इम्प्रेस नहीं हुआ मैं, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो बहुत सी चीजें जो दरपर्दा होती हैं और वो हमारे सामने बिल्कुल उनके रिमार्क्स आ जाते हैं मैक्सिमम, या वो चीज आ जाती है जो समझ लो उनका फैसला सामने आता है, लेकिन कार्रवाई का चलाने का जो अंदाज हमने देखा है खासतौर पर ये पॉलिटिकल केसेस को, वो बड़ा ही जो है वो समझ ले के अफसोसनाक है। इस तरह नहीं होना चाहिए। मतलब आप देखें कि ये जो हमारी आला अदालत है, अदालत उज़्मा हो, अदालत आलिया हो, अदरवाइज कोई भी कोर्ट हो, ये इनके सामने पूरे जो मुल्क के शहरी हैं, कोई भी पार्टी है, कोई भी ग्रुप है, वो बराबर है। अच्छा सर, मुझे याद पड़ता है जो आपने बात कही है ना, नहीं डॉक्टर, उसमें तानेबाजी नहीं होती। जब तुम्हारी पार्टी थी तो तुमने ये क्यों किया, क्यों नहीं किया, फलानी किया तो उसने क्यों किया, तो उस मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे कोई ऐसे कोई ना तानेबाजी भी हो रही थी। लिहाजा ये जो है ना, जो अदालत है वो पूरे शहरियों के लिए एक रिलीफ, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक रिलीफ का एक इदारा है जो देखता है कि भाई कौन सा, अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो उसका तराजू जो है वो उसको सीधा करके वो उस एडमिनिस्ट्रेशन की गलती को दुरुस्त करता है। ये है उसका काम।
अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की गलती को दुरुस्त करने की बजाय या उसको वैलिड करता है, और वो करता भी किसी सबूत की बुनियाद पे है, किसी दलील की बुनियाद पे करता है, वो किसी जो टिल्ट की बुनियाद पे नहीं करता। चलिए सर, हम फैक्ट्स एंड फिगर पे जाते हैं थोड़ा सा। मैं आपकी बात, आपके पॉइंट को मैं समझ गई हूँ, इस पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कोर्ट का मामला जो है। बात है वो जो बात आप पब्लिक होगी है उस पे तो कमेंट किया जा सकता है ना। वो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है कि जब वो खुद ही पब्लिक कर रहे हैं तो फिर पब्लिक को इख्तियार भी है कि इस पे बात करें। पब्लिक हो गया, आप ओपन होगी ना, आपने अवाम में फेंक दी ना चीज, तो आप अवाम का हक है कि उस पर बात करें। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात भी की गई थी बीच में पार्लियामेंट में, और लेकिन बहुत अरसा पहले भी हुई थी। जी बहुत जी, अरसा पहले बहुत अरसे पहले की बात है, मुझे सही हाँ। वक्त याद नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से कम ये फायदा हो जाता कि आइन में जो मसाइल हमें ये 2 सालों में नजर आए हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और इंटरप्रिटेशन, ये साफ बात है, कानून हमारा कहता है कि इंटरप्रिटेशन करने के लिए आप सहारा लेंगे कोर्ट का। अब ये जो जजेस वाली बात आती है या कोर्ट्स की बात आती है, इसमें ये तो कहा जा सकता है कि नॉर्मल फैसले और नॉर्मल चीज़ों को, जो अगवा के केस हैं, कत्ल के केस हैं, या और बहुत सारे ऐसे केस हैं, जायदाद के केस हैं, उनको तो अदालत पोर्ट्रेट कर सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल के तमाम मामलात को भी अदालत सही तरीके से कर सके। तो ये कैसा मामला है कि जिसको वाकई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में जाना चाहिए, ऐसी कोर्ट्स की तश्कील देनी चाहिए कि इन मामलात को बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल किया जाए? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात हैं, अगर पार्लियामेंट बहुत ही इफेक्टिव हो तो पार्लियामेंट ही इस पर बेहतर जो है ना वो तसव्वुर की जानी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पे जो बहसो मुबाहिसा होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, वो तो हमारे मुल्क में नहीं होता। ऐसे वन गो में जो है वो बिल पास होते हैं, वन गो में तरामीम पास होती हैं। तो जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनकी भी पूरी राय सामने नहीं आती। जितनी बड़ी बड़ी तरामीम आपके सामने हुई है, मुझे आप बताएं उस पर कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, कितने लोगों ने उसमें बहस व मुबाहिसे में हिस्सा लिया है, कितना पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है। ये सारी चीजें जो हमारी इज्तिमाई दानिश है, एक तरफ ठीक है 16-17 लोग हैं, जो आला अदालत है, वो कोई जो चीज जो है ना अबहाम में चली जाए उसके ऊपर चले, उनकी राय लेना बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, उसको उनको टेकअप करना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा फोरम जो है, आपके पास 2 ईवानी मुकन्ना है जिसमें इतना जो है वो 100 के करीब सेनेटर हैं, 342 वो लोग, तो क्या आप उनकी जो इज्तिमाई दानिश है वो इतनी गई गुजरी है कि वो अपने आइन की तशरीह नहीं कर सकते? क्या वहां पे इतना जो है वो दिमाग नहीं है, इतनी स्किल नहीं है माजरत के साथ कि वो आइन की किसी क्लास को जो है पार्लियामेंट जो है 2 मुकन्ना दोनों अपनी तशरीह पेश कर सके? पहली बात तो ये। हाँ, अगर किसी जगह बहुत बड़ा डिस्प्यूट पैदा हो जाए तो आप अदालत की राय लें। इवन बात दफा तो हमने ये भी देखा है कि अदालत से अगर राय मांगी गई है तो अदालत ने उसमें अपनी राय का इजहार ही नहीं किया। उसकी बड़ी मिसाल कि जब साइफर की गुफ्तगू आई तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को भेजा कि आप जी इसके ऊपर मामलात करें और इसको बहस मुबाहिसा करके इस डिस्प्यूट को हल करें। तो अदालत ने उस वक्त उस डिस्प्यूट को क्यों नहीं टेकअप किया था? चीफ जस्टिस को सदर ममलकत ने भेजा। तो इसका मतलब है माजरत कि जो अदालत है, जो हमारी सबसे बड़ी अदलिया है, क्या वो भी पिक एंड चूज पे बात करती है, पिक एंड चूज के मुताबिक चलती है कि कौन सा वो जो है वो टॉपिक उठाएंगे और जो उनके इंटरेस्ट में होगा या किसी और तरह से जो है ना वो उसका फैसला करेंगे। और जो एक चीज पूछी जा रही है, मुल्क का एक स्टेट का सरबराह पूछ रहा है जी मुझे इस पे आपकी राय चाहिए, उस पे तो वो राय देने को तैयार नहीं थे। तो ये एक बड़ा जो है ना सूरत हाल ऐसी गैर वाज़ेह सी है पाकिस्तान के इदारों के दरमियान कि जिस इदारे को जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए वो अपने अंदाज से परफॉर्म करने की कोशिश करता है। और अदालत जो है वो यकीनन एक जो भी फैसला दे देती है, हमारे लिए वो एक है कि हमें उसको तस्लीम करना चाहिए, खासतौर पे जब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर इस तरह अब वाज़ेह तकसीम हमें अगर नजर आनी शुरू हो गई है, पहले भी ये इल्जाम था, जो पहले चीफ जस्टिस थे उनके ऊपर भी यही आता था कि उनकी मर्जी का बेंच होता है और इस तरह होता है। अब भी उसी तरह मर्जी का बेंच जो है वो हमें नजर आ रहा है। लिहाजा जो ट्रस्ट लेवल है, पब्लिक का ट्रस्ट लेवल, वो मुझे बताइए कि वो कहाँ है।
अच्छा सर, वो इस चीज़ के ऊपर क्या ये है? आपने बड़ी मेरा ख्याल है कि इस पे बात होनी चाहिए और शायद इंतखाबात के बाद कॉलम्स भी लिखे जाने चाहिए कि अगर इसको पब्लिक कर दिया गया है तो फिर कमेंट भी पब्लिक ही होने चाहिए, उसके पब्लिक को फिर इख्तियार है कि वो बात करें। अच्छा, आगे चलते हैं। ये बल्ले के निशान वाला मामला है, कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हुई है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है जना पीटीआई ने गलत किया कि इंटर पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो सही तरीके से नहीं करवाए, दूसरी तरफ भी चीफ जस्टिस साहब की जो कमेंट हमें सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आ रहा है वो भी सामने ही है कि शायद वो कहते हैं जनाब अगर किसी पार्टी से इतनी जल्दी इलेक्शन से पहले निशान ले लिया जाए तो उस पार्टी को डिसॉल्व करने के बराबर है। किस तरह से देखते हैं इस मामले को इस वक्त? नहीं, मेरा ख्याल है कि ठीक है कि भाई जब आप क्या मुल्क में इलेक्शन जो है वो इलेक्शन ईयर था और इलेक्शन का साल करार दे दिया गया, तो उस वक्त बहुत सी आप देखें ना, कई हमारे ऐसे मामलात होते हैं कि जो कागजात मुस्तरद होते रहे, माजी में भी मुस्तरद होते थे, ट्रिब्यूनल उसको जो है ना वो बाज दफा अगर बरकरार रखता था फैसला, तो अदालत उसको जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए या कंडीशनल भी दे सकती थी कि आप इलेक्शन लड़ें। तो ऐसा कैंडिडेट्स को भी जो है वो सहूलत दी जाती थी कि अगर अवाम उनको मुंतखब करते हैं तो फिर उनके मामले में एक हमदर्दाना सोचा जा सकता है, क्योंकि जो जमहूरी अमल है उसमें सबसे मुकद्दम चीज जो है वो अवाम की राय है। अगर अवाम किसी पार्टी को, किसी कैंडिडेट को पसंद करती है, उसके हक में राय देती है, तो उसको ऑनर करना जो है वो एक तरह का जमहूरी अमल में एक बेहतरीन रास्ता तस्वर किया जाता है। अगर ये चीज जो है वो हम देख रहे हैं कि जो जिस तरह हो रही है, ये तो हमें बिल्कुल एक टारगेटेड नजर आ रहा है। अब किसी की जो है वो हमदर्दी नहीं भी थी उस पार्टी के साथ, तो इस मामले में लोग फिर भी हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं कि हाँ जी, इस मामले में जो है ना उनके साथ ज्यादती हो रही है। भाई आप मुसलसल उन्हें हदफ बनाया गया है और उनके मैक्सिमम 90% से ज्यादा लोग उन्हीं के नाम आ रहे हैं जिनको मुस्तरद किया गया है, और फिर उनके साथ पार्टी के लेवल पे भी उनका इंस्टीट्यूशन जो है वो भी बर्बाद किया जा रहा है। लिहाजा इतनी चीजें जो है वो मेरा ख्याल है जमा हो गई हैं कि अच्छा सर, ये बात तो सामने आ रही है, मेरे ख्याल है कि मैं एक जुमला करना चाहता हूँ कि वो इस सूरत हाल में क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन जो है वो क्वेश्चन हो गई है। लिहाजा इस जो तो इलेक्शन का प्रोसेस है, जो इलेक्शन जिस तरह अगर एक रुख इख्तियार करवाया जा रहा है कि इसी तरह ही इसका रिजल्ट जो है वो बनेगा, जिस तरह के कोई स्क्रिप्ट है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि इस इलेक्शन का जो है ना बड़ा बेसूद किस्म का इलेक्शन होगा। ये अवाम की जो है वो जो पार्टियां हैं उनको, उनमें खासतौर पे एक पार्टी जो कि ये दावा करती है कि उसके पास इस वक्त सबसे बड़ी जो है वो अवामी हमायत है, उसको अगर उसमें से आउट कर दिया जाता है, बात दुरुस्त है उनकी। अच्छा सर, गौहर साहब अंडर 19 की बात करते हैं तो इस वक्त अगर उनकी पार्टी के बहुत से लोगों के कागजात नामजदगी नामंजूर हुए हैं, तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि एक एक जगह से 3-3 लोगों की भी नॉमिनेशंस आई हैं, एक ही पार्टी से, पीटीआई से ही भी। तो ये बात भी तो हम रिकॉर्ड में नहीं लाते हैं कि अगर किसी एक की कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं तो वो पार्टी उस इलाके से तो एक ही शख्स इलेक्ट हो सकता है, तो तीनों की नींद तो नहीं खड़े हो सकते। देखें, जब एक पार्टी के अंदर फियर क्रिएट हो गया और ये नहीं समझ आ रही कि अगर अब वो एक बंदा नॉमिनेट करे और एक कवरिंग कैंडिडेट हो और दोनों को ही जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और ऑब्वियस है कि भाई कौन बंदा किस पार्टी के ना प्लेटफॉर्म से आएगा, तो फिर तो आप समझ लें कि मामला जो है वैसे ही खत्म हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, मेरे अपने जो एक जराए की खबर है कि जो पीटीआई के लोग हैं वो अपना कोई भी कॉर्नर मीटिंग भी नहीं कर पा रहे कितने महीनों से। उनके दरमियान कोई जो है वो मोस्टली जूम मीटिंग्स के ऊपर जो है वो ट्रस्ट कर रहे हैं या उसके ऊपर जो है निसार करते हुए वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। वो एक दूसरे से मिलने से भी घबरा रहे हैं, क्योंकि वो अगर इतनी यानी कि सूरत हाल खराब है कि अगर उनकी मूवमेंट नजर आए तो उसके ऊपर भी उनके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लिहाजा इस तरह का माहौल जो है वो तो इलेक्शन माहौल ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादा टारगेटेड काम हो रहा है, और इस तरह आप इलेक्शन क्रेडिबिलिटी जो है वो डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। आप मुझे बताएं कि इंटरनेशनल सर, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली अभी एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है। एक ब्रेक है, छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, जहां दूसरी पार्टीज़ ये शिकायत कर रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। उसमें सबसे बड़ी शिकायत जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी को भी है, लेकिन साथ ही साथ पीपल्स पार्टी हमें इस वक्त वाहिद पार्टी है जो कि बहुत पहले से ग्राउंड में हमें नज़र आ रही है, उसके लीडर भी हमें ग्राउंड में नज़र आते हैं। उनकी क्या आगे सूरत हाल होगी, और चूँकि उनके खिलाफ एक बड़ा महाज भी तैयार हो रहा है, वो अपनी तौर से तैयारी भी कर रहे हैं, और कुछ लोग जो कि पीपल्स पार्टी से ही निकल के दूसरी पार्टीज़ में गए, उनके खिलाफ बयानात का सिलसिला भी आज हमने पूरे दिन टीवी स्क्रीन्स पे देखा है। क्या सूरत हाल है, बात करते हैं। राना गुलजार ताज साहब, क्या समझते हैं इस वक्त जो इंतखाबी अमल है, जैसे बात बार बार की जा रही है कि वो फ़ज़ा नहीं प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन आपकी पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो वाहिद लीडर हैं जो हमें बहुत पहले से ही ग्राउंड पे फील्ड पे नज़र आ रहे हैं, और इस वक्त आप क्या समझते हैं कि आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, या आप समझते हैं कि नहीं आपके लिए रास्ते हमवार हैं इस वक्त? देखिए जी, बात यह है कि सबसे पहली बात तो मैं ये बताता चलूं कि लोग, ये इलेक्शन का ज़माना है और लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। अगर पीपल्स पार्टी से लोग जा रहे हैं तो पीपल्स पार्टी में आ भी रहे हैं, तो इलेक्शन में ही पार्टियों के अंदर लोग आते जाते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पीपल्स पार्टी के अपने नजरियाती लोग हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं और वो आवाम के अंदर जा रहे हैं, आवाम से डोर टू डोर राब्ते कर रहे हैं। सर, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो 2008 में ही आपसे रूठ के जा चुके थे और अभी एक और अलायंस का हिस्सा है। देखिए जी, मैंने आपसे क्या कहा कि लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, इससे पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज पीपल्स पार्टी में हूँ, कल छोड़ के चले जाऊंगा तो क्या पीपल्स पार्टी नहीं? ऐसा नहीं है, पीपल्स पार्टी कमजोर नहीं है, आवाम की ताकत पीपल्स पार्टी के साथ है। और पीपल्स पार्टी के पास मैं आपको बताता चलूं कि कारकुनों की तादाद कम है, वोटर की तादाद ज्यादा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सर आपने किस पार्टी के हवाले से बात की है? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ कि कारकुन की तादाद कम है, वोटर की तादाद ज्यादा है। कौन सी ऐसी पार्टी है कि जिसके जो है वो रहनुमा ज्यादा है और वोटर कम है? बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं, मैं आपसे बताता चलूं। देखिए, आपने मुझसे पीपल्स पार्टी का पूछा, मैं आपको पीपल्स पार्टी का बता रहा हूँ। तो लोग छोड़कर जाते भी हैं, आते भी हैं। पीपल्स पार्टी की बात की तो थी, मैं आपसे कह रहा हूँ, जो भी पार्टी होती है उसके पास वोटर ही ज्यादा होगा, रहनुमा तो इतने ज्यादा नहीं होंगे। छोड़कर चले जाएंगे तो पीपल्स पार्टी पे कोई फर्क नहीं। चले सर, अलायंस की बात कर लेते। मेरा ख्याल है आप अलायंस की बात करना चाह रहे हैं। अलायंस बनते रहते हैं, देखिए अलायंस बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। मैं ये समझता हूं, इस दफा अलायंस बड़ा मजबूत है आपके। देखिए जी, हमेशा ही मजबूत बनते हैं, जब अलायंस बनाते हैं तो मजबूत ही बनते, कमजोर नहीं बनते। ये 8 तारीख को ही पता चलेगा कि ये अलायंस क्या कर रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अवाम ने उसको क्या सरप्राइज दिया है। तो हमारा जो, जितनी भी हम बातें करें, हमारा ज़्यादा वक्त आवाम के साथ गुजरना चाहिए, आवाम से रब्ता करना चाहिए। हम अगर इन चीज़ों पर तवज्जो देंगे कि कौन कहाँ पे इत्तेहाद बना रहा है और कौन क्या कर रहा है, तो ये वक्त ज़ाया करने वाली बात है। हमेशा कमज़ोर लोग इत्तेहाद बनाते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिश्ता आवाम के साथ मजबूत है और अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 तारीख को इंशाअल्लाह। लेकिन सर, वक्त और हालात की जरूरत बाज़ औक़ात इंसान को अलायंस करने पे मजबूर। आप लोग भी अलायंस का हिस्सा रहे हैं, आप भी पीडीएम से निकल जरूर गए थे, लेकिन आप भी 16 माह गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं। बिल्कुल जो बिल्कुल, ये 16 माह की गवर्नमेंट मेरे ख्याल है कि तारीख की बदतरीन गवर्नमेंट। आप सही फरमा रही हैं, बिल्कुल। सबसे बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी, सबसे ज्यादा जदोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन उस वक्त भी कह रहे थे कि आप इसका हिस्सा न बने, आप इसको छोड़ें। गलतियां बिल्कुल हुई हैं, हम इस बात से वो नहीं कहते, लेकिन उस गलती से हम माजरत ख्वाह हैं अवाम से, क्योंकि इसलिए कि अवाम को वो रिलीफ नहीं मिल सका जिस रिलीफ की हम बात कर रहे थे, क्योंकि इसलिए कि जो सिचुएशन थी वो बड़ी मुख्तलिफ हो चुकी थी। तो मैं ये समझता हूं कि अवाम को रिलीफ की जरूरत है। सर, एक छोटी सी बात, क्योंकि वक्त कम होता है, मुझे तमाम गेस्ट को लेकर चलना है। एक छोटी सी बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो सिंध की अवाम को बात की जा रही है कि 15 साल आपकी हुकूमत नाकाम रही है, सिंध की तबाही में आप पीपल्स पार्टी का हाथ है, और जो अभी हम टीवी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, वो चाहे नैरेटिव क्रिएट करने की बात हो या कुछ भी हो, आप किस तरह से अपने वोटर को वापस लेके आएंगे, या आप क्या चीज ऐसी दिखाएंगे कि आपको वोटर कहे कि नहीं जनाब, पीपल्स पार्टी की गद्दौर हुकूमत में बड़ा अच्छा काम हुआ है तो हमें वापस को वोट देना चाहिए? मैं तो एक बात कहता हूँ, बिल्कुल हमसे गलतियां हुई होंगी, हम ये नहीं कहते कि इस ऑफिसर ने काम अच्छा किया होगा, हमें उन गलतियों को सही करना चाहिए। मगर मैं ये गुजारिश करता चलूं कि कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है जिसने ये कहा हो कि जी हमने बहुत अच्छे काम किए और अब तो काम की जरूरत नहीं है। मैं ये समझता हूं हमारे पास मसाइल इतने हैं, हमारे मुल्क इतना मसाइल में घिरा हुआ है कि हमें इसको दुरुस्त करने में इतना वक्त लगता है। मैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी को जाती तौर पे कहता हूं कि भाई लड़ाई न करें, पाकिस्तान की तरक्की पर तवज्जो दें। पाकिस्तान इस वक्त किस मुश्किल से गुजर रहा है, हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। हम आपस में दस्ते गिरेबान ना हो, हम एक दूसरे की बुराइयां न करें, हम एक दूसरे की पगड़ी न उछालें। मैं तो ये बार बार
कह रहा हूँ, इलेक्शन का वक्त है और जमहूरियत का अमल है तो बिल्कुल हमें उसको देखना चाहिए और उसको तामीरी सोच पे लेना चाहिए। अगर टीवी पे कोई खबर चल रही है तो मीडिया जाहिर सी बात है हमें गलती बता रहा है तो हमें उसको बेहतर करने की जरूरत है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर तवज्जो दे रही है, इंशाल्लाह हम उस बेहतर की तरफ जाएंगे और उन गलतियों को ठीक करने की कोशिश बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं सलीम सजवानी साहब स्पेशली सिंध के हवाले से बात करेंगे। सिंध में अभी आपकी क्या पोजीशन है, क्या समझते हैं कि चीज़ें किस तरह से बेहतर हो रही हैं और इस वक्त जितने कैंडिडेट आपके खड़े हो रहे हैं उनको आप क्या समझते हैं? क्योंकि तहरीक जो इस्तेहकाम पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी पार्टी से गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि सिंध में आपकी पोजीशन कैसी रहेगी? देखें, सिंध के पूरे पाकिस्तान में धांधली के जो प्रोग्राम उन्होंने बनाया उसमें सबसे अहम काम उन्होंने वही काम किया कि ईवीएम मशीन वहाँ से हटाई। ठीक है। पढ़े लिखे जो लोग हैं बैरून मुमालिक में उनसे वोट का हक छीना। धांधली की इब्तिदा तो उन्होंने पहले ही कर दी और बाकी जिस तरीके के टीचर्स आपने देखा होगा कि तनख्वाह न मिलने के ऊपर जो मुजाहरा हुआ था प्रेस क्लब के बाहर, उसमें इस टीचर्स जो भर्ती हुए थे उनको कुछ मालूम ही नहीं था कि टीचर्स को किस तरह पढ़ाना है, इनको उर्दू तक की स्पेलिंग नहीं बताती। इस तरीके से टीचर्स जो भर्ती किए जाते हैं फिर उनसे इन्हीं इलेक्शन के दिनों में काम लिया जाता है। वो फिर वो चपरासियों की तरह इनके लिए काम भी कर रहे होते हैं, इनके थप्पे भी लगा रहे होते हैं। सिंध में क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त आपकी पार्टी की? सूरत हाल ये कि इस तरह के इलेक्शन में जहाँ पूरा स्टाफ जो है धांधली पे आमादा हो, जो पूरा स्टाफ इनकी मर्जी का। धांधली तो एक हमारे सियासत का एक हिस्सा रही है, बहुत बुरी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका कैंडिडेट, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ, आपका कैंडिडेट इस वक्त किस तैयारी में? मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपका पूरा अमला ही बैठा हुआ हो धांधली के लिए, तो वहाँ पे आप चाहे 100 वोट्स ले लें और अगले के 0 होंगे तो वो एक यहाँ से हटके वहाँ चला जाएगा। इस तरह के इलेक्शन मुतवक्का है इंटीरियर सिंध के अंदर में। और एक तो इलेक्शन जो है हमेशा कहा जाता है सिंध में पीपल्स पार्टी भी इल्जाम लगाए जाते हैं, लेकिन हकीकत में आपसे जो पूछना चाह रही हूँ ये कि आपका अपना जो कारकुन है या आपका अपना वोटर है, आप क्या समझते हैं किस हद तक स्ट्रॉन्ग है? देखिए, वहाँ पे हमारी तंजीम जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, टू बी फैक्ट। मगर अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो वोटर्स जो है वो 60 to 70% जो है पीटीआई के साथ है। अगर ईवीएम मशीन के तरफ बायोमेट्रिक के जरिए इलेक्शन करवाए जाए तो ये जो है ना हुकूमत चेंज अभी तो नहीं हो सकता मशीन के जरिए से। अभी तो क्या, जब तक ये इस तरह के जो है ना हमारे पास मसलत रहेंगे इदारे जो कि ईवीएम मशीन को हटवाने में उनका भी हाथ है, ऐसा तो नहीं कि इनका भी हाथ नहीं है। तो आप देख लें किस तरीके से मुल्क आगे जाएगा। आपको पता है कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो रूल ऑफ लॉ पे नहीं आता है, वो करप्शन के खात्मे पे नहीं आता। बाकी सारी हम बातें कर लें कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम यूं कर देंगे, ये सिर्फ बातें कहने की थी, हैं और रहेंगी जब तक कि हम इस नुक्ते पे जिस पे खान साहब 22 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं कि वो रूल ऑफ लॉ और करप्शन का खात्मा करें। और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस इलेक्शन में अब हम भरपूर तरीके से निकलेगी, इलेक्शन में भरपूर तरीके से वोट डालेगी, धांधली के तमाम कोशिशों को नाकाम करेगी और अब वो रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी के लिए आएगी। और इंशाल्लाह फिर बलोच खवातीन को इस्लामाबाद में एहतजाज करने की भी जरूरत नहीं, जब इनको कानून वहीं पे मिलेगा। तो मुबशिर मीर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। मुबशिर मीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी। मुबशिर मीर साहब, इस वक्त बहुत, और मैंने खुद अपने सहाफ़ी करियर में देखा है कि करप्शन ख़त्म करने के दावे बहुत हैं, इलेक्शन ठीक होने के दावे बहुत हैं, कोई पार्टी मकबूल है कोई नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हुई तो नहीं हैं। अगर हम किसी मकबूल पार्टी के वोटर से भी पूछें कि जनाब ये काम हुआ था या नहीं हुआ था, तो हुआ तो कुछ भी नहीं है। आगे इलेक्शंस अगर मुझे कोई कहता है कि जनाब बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, ठीक है धांधलियाँ होती हैं, बहुत कुछ है पाकिस्तान में जो नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक किसने किया है, बेहतरी किससे उम्मीद हम कर रहे हैं इस वक्त? जी, बड़ी अच्छी बात आपने कर दी है। लुबे लुबाब है हमारे पूरे सिस्टम का, हमारी पूरी। सर इसीलिए लफ्ज अटक गए थे। और यही है कि वाकई सारे दावे हैं, गुफ्तगू है, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाली बातें हैं, और जो सॉलिड पाकिस्तान को आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो बहुत बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है। आप देख लें, आपके सामने है कि पुलिस एक्ट 1861 और कंपनीज एक्ट 1925 और हर चीज जो है आपको नौबादियाती दौर की मिलती है। और हमारी जो भी ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, हमारा जो भी निज़ाम की अक्सर चीजें जो है हम अभी तक पोस्ट कॉलोनियल सिस्टम में भी नौबादियाती दौर की चला रहे हैं। गोया हमने हकीकी तौर पर एक अपना जो एक
मुल्क का जो एक डायरेक्शन बनाने की बात थी वो हमने बनाई ही नहीं है। और जो बनानी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है, वो सियासतदानों की होती है, जो स्टेट्समैन हो, जो अपने अवाम के लिए इस तरह काम करें कि वो अगले इलेक्शन को नहीं अगली जनरेशन को देख के काम करें। तो ऐसी चीज तो पाकिस्तान में नहीं हुई। ठीक है, मकबूल हर बहुत से लीडर जो है माजी में भी अब भी अपने अपने वक्त में मकबूल रहे हैं, लेकिन जो रिफॉर्म्स करने के लिए जुर्रत चाहिए, जो जिस तरह तंजीम चाहिए, जिस तरह होमवर्क चाहिए, मेरा ख्याल है कि वो करने को कोई तैयार नहीं। उसकी वजह एक बड़ी आम है कि पार्टियां जो हैं, सियासी पार्टियां जो हैं, वो अपने अंदर उनके जो है वो इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो लिहाजा वो कब चाहेंगी कि ऐसी रिफॉर्म्स हों कि उनके अपने दरवाजे अपने ही लिए बंद हो जाए। बुनियादी चीज आप देखिए, जो बेस है वो बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, जो आपको एक लोग तैयार होते हैं, जिसमें लीडरशिप तैयार होती है। इसके अलावा नर्सरीज हैं, जो प्रेस क्लब्स हो, आर्ट काउंसिल हो, चैम्बर्स हो, तलबा यूनियन है, ये सारे जो हैं ये भी एक खास फ्रेम में चल रहे हैं और वहां पे भी एक खास ग्रोह जो है वो बरसरे इक़्तिदार है मुस्तकिल तौर पर। लिहाजा ना नर्सरीज काम कर रही हैं, ना आपके जो बुनियादी जमहूरियत के इदारे काम कर रहे हैं, ना सियासी पार्टियां इंस्टीट्यूशन है। तो सबसे पहले ये को पूरा मुकम्मल रेवोल्यूशन की जरूरत है अगर हम वाकई जमहूरी इक़्तिदार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो जब तक नहीं होगा, इतनी बड़ी जरूरत का मुजाहरा अगर स्टेट्समैन बन के नहीं किया जाएगा, तो फिर ठीक है, इसी तरह हमारा इलेक्शन से पहले भी लड़ेंगे, इलेक्शन के दौरान भी लड़ेंगे, इलेक्शन होने के बाद धांधली के नारे भी लगाएंगे और फिर इसी तरह वक्त जो है वो हमारे हाथ से निकलता जाएगा और हम आगे तो फिर नहीं जाएंगे, बल्कि जितना हमारे रीजन के कंट्रीज हमसे बहुत आगे निकल गए हैं और हम पीछे हैं। अब हमारा मुआवजा अफगानिस्तान में होना शुरू हो जाएगा, ये हमारे लिए बाइस शर्म है। बांग्लादेश, इंडिया से हम मुकाबला करते थे, इंडिया गया बहुत आगे, बांग्लादेश से मुआवजा शुरू हुआ, बांग्लादेश भी निकल गया आगे। अब आप हमें अफगानिस्तान के साथ लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो ये तो हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ठीक है हुक्मरानी कर रहे हैं, चलें इसके मसले की हल की तरफ भी जाते हैं और चीज़ें किस तरह से बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया मुबशिर मीर साहब मेरे साथ मौजूद थे, राना गुलजार ताज साहब आप मेरे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, और सलीम संजवानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे। बैरिस्टर ख्वाजा नवी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मसले का हल क्या है, चीज़ें बेहतर क्यों नहीं हो पा रही हैं। 68% यूथ मेरे पास मौजूद है मेरे मुल्क में, उम्मीद ख़त्म नहीं हुई। मुझे आज भी उम्मीद है कि मेरा यूथ इस मुल्क की तकदीर को बदलेगा। हमें सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि चीज़ों को बेहतर करने के लिए अपने ऊपर भरोसा करें, वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घर पे बैठे हुए और अपना वोट का हक आप इस्तेमाल नहीं करें। चीज़ें उसी वक्त बेहतर हो सकती हैं जब आप खुद ख्वाहिश करेंगे, खुद उस करप्शन का, उस साइकिल का हिस्सा ना बने, चाहे आपको जितना भी नुकसान हो रहा हो। मुल्कों की तरक्की में जो हम कहते हैं जी इनकलाबात आते हैं, और इनकलाब ज़रूरी नहीं है कि खूनी इनकलाब हो, इनकलाब एक अपने अंदर का भी इनकलाब होता है, जो हमने चीन में देखा कि वहाँ पे कैसे इनकलाब है, अंदरूनी तौर पे इनकलाब की बात की गई। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।